अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। ईरान इसराइल जंग का 5वां रोज़ उस वक्त गंभीर तरीन हो गया। वैसे तो जंग होती ही गंभीर और बड़ी तशवीशनाक है, लेकिन चीज़ें मज़ीद कन्फ्यूजिंग तब हो गई जब अमरीकी सदर ट्रंप G7 ममालिक के इजलास में शरीक थे, लेकिन वहाँ से जल्दी उठ कर आ गए और इस दौरान उन्होंने ईरान के नाम एक पैगाम भेजा और कहा कि वो कहते थे ईरान को कि डील कर लेनी चाहिए थी, अब जितने भी लोग तेहरान में हैं वो तेहरान खाली कर दें। इसने सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया। और इसके साथ साथ हुआ ये कि जो फ्रांसीसी सदर मौजूद थे G7 के इजलास में, उन्होंने बयान दिया कि ट्रंप सीज़ फायर के लिए जल्दी उठ कर गए हैं इस इजलास से। इसने और ज़्यादा तज़ब्ज़ुब में डाल दिया कि होने क्या वाला है। बहरहाल ट्रंप जब वाशिंगटन पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि सीज़ फायर नहीं बल्कि हम जंग बंदी यानी सीज़ फायर से बेहतर की तलाश में हैं। हम रियल एंड चाहते हैं, कोई हकीकी नतीजा चाहते हैं। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और जो मामला है इसका, अब वो रियल एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है। और जिस तरह की ट्रंप की सख्त ज़बान, फिर कभी नरम ज़बान, लेकिन आज शदीद सख्त ज़बान दोबारा से सामने आई है, इसका भी तज्जिया तबसरा करेंगे। हो क्या रहा है इस सारी एपिसोड के दौरान? उधर इसराइल और ईरान के एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। इसराइल ने शदीद हमले किए हैं ईरान के ऊपर, जिसके नतीजे में जो पासदारान इनकलाब के नए सरबराह थे वो भी शहीद हो गए। अब ये सारा का सारा मामला, इससे ऐसा तासुर मिलता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा होता है और जंग के असरात फैलते हैं तो इससे बचने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये हम ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से। लेकिन बहुत सारे और सवालात हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से बैनुल-अक़वामी उमूर के ऊपर ख़ास नज़र रखने वाले आदिल नजम साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और महमद सरफराज साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, आपसे शुरू करेंगे। थोड़ा हमें समझाइएगा सबसे पहले तो कि ये जो ट्रंप ने अभी बात की है, उससे पहले उन्होंने एक पैगाम भेजा, तेहरान खाली कर दे हर कोई। अजीब सी घबराहट मच गई। फिर उसके बाद कहते हैं हम रियल एंड ढूंढना चाहते हैं। आपकी या आपने जितनी समझ है या आपने आसपास जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, चार्टर है, उससे क्या समझा है कि ये रियल एंड क्या हो सकता है और ट्रंप किस तरफ इशारा करें, वो बेहतर हल क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। अगर मेरे पास इतनी अकल और समझ होती कि मैं ट्रंप साहब की बातें समझ सकता तो वो कारून का ख़जाना होता बजाते खुद। आपको लगेगा कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये ऐसा नहीं है कि ढकोसला है, लेकिन जो ट्रंप साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो बोर हो गए थे उस मीटिंग से। आई नो इट साउंड्स वेरी पेटी, लेकिन ये क्लियर था कि वो बोर हो चुके हैं और अब जा ही रहे हैं। तो जो ट्रंप का एक तरीका वारदात है कि सारी अटेंशन अपने ऊपर रखो और इसी बहाने जो है दूसरी पार्टी पे, इस केस में ईरान पे, एक प्रेशर और डाल दो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ऐसा वी डू नॉट नो कि इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई प्लान है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल सुबह 11:30 बजे जो है ये काम करना है। सो पार्ट ऑफ दिस इज प्रेशर ऑन ईरान। और ये हमने अगेन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजाक नहीं है, ये आप ट्रेड में भी देख रही हैं, टैरिफ में भी देख रही हैं, दूसरी चीज़ों में भी देख रही हैं। अमेरिका के लिए कूदना जो है, यकीनन अगर अमेरिका इस जंग में कूद जाता है तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी तशवीश की बात है। यूरोप से भी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ईरान के लिए यकीनन, खित्ते के लिए बहुत है, लेकिन अमेरिका के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अमेरिका के अंदर भी तो एक पॉलिटिक्स है ना। कहने का मकसद ये है कि जो ट्रंप साहब के हिमायती हैं वो तो ये बिलीव करके आए हैं कि ये जंगों के खिलाफ हैं। सो इन अ वे पार्टली ये प्रेशर है और पार्टली ये है कि जो जंग की इस वक्त सूरत हाल है 5वें दिन में, वी वुड नॉट हैव थॉट कि ये 5 दिन चलेगी इस रफ्तार तक। वो एक ऐसी नहज पे है कि तशवीश जो है बिल्कुल लाजिम है। मिलिटरीली ये क्लियर है कि इज़राइल का हाथ जो है वो भारी है। इज़राइल हैज़ नियर कंट्रोल ओवर एयर स्पेस इन ईरान, उनकी जो लेकिन ईरान की तरफ से सरप्राइज़ ये है कि जो तवक्को थी उससे कहीं ज़्यादा हद तक, 100% हद तक बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर 20% हद तक भी वो जो आयरन डोम वगैरह है उसको पेनिट्रेट किया गया है। तो पहली बार इन दी लाइफ टाइम ऑफ इजराइलीज जंग उनके मोहल्ले में आ गई कि गजा की भी जो जंग थी वो टीवी पे देखते थे, उसी तरह जिस तरह आप और मैं देखते थे।
सो दैट वे ईरान हैज़ डन समथिंग, लेकिन इस वक्त जो मिलिटरीली कार्रवाई है वो यकीनन इसराइल के हाथ में है। और हमने कल रात जो देखा या आज रात जो देखा वो उसमें दूसरी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक था। तो द सिचुएशन इज़ डायर, लेकिन ट्रंप साहब जब कुछ करेंगे तो तब पता लगेगा क्या करेंगे। आई डू नॉट टेक दोज ट्वीट्स इंटायरली 100% सीरियसली। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और जिस तरह से आप हालात को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ट्रंप अमेरिका बराह रास्त इसमें शरीक हो जाएगा इसराइल के साथ? देखिए, एक तरह से तो शरीक हो चुका है, एक तरह से तो हमेशा शरीक होता था, हमें पता था कि उसकी लीनिंग किस वक्त थी, किस तरफ थी। इस बार तो वो जो थोड़ा बहुता पर्दा होता था वो मार्को रूबियो ने रखने की कोशिश की, ट्रंप साहब ने उसको भी खारिज कर दिया। सवाल उसमें दो किस्म के हैं। एक सवाल ये है कि क्या अमेरिका शामिल हुआ है या इसराइल ने ही अमेरिका को इतनी लिफ्ट नहीं कराई कि मजबूर किया है या इग्नोर किया। आपका क्या एनालिसिस है? आइदर वे अमेरिका इज नाउ अ पार्टी। दैट मींस, मेरी बिल्कुल मुख्तसर गुजारिश, दैट मींस कि इन सम वेज अमेरिका के अलावा भी कुछ पार्टीज हैं जिनका आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि रूस और चीन की तरफ से जो निस्बतन खामोशी है वो खुद तशवीशनाक है कि उसका क्या मतलब है। और दूसरा ये है कि अगर ये डेस्परेशन होती है और अगर अमेरिका कोई इंडिकेशन देता है कि हम शामिल होते हैं तो फिर ईरान क्या करेगा? एक तो अजम्पशन ये ना, अमेरिका शामिल होगा, ईरान कहेगा अच्छा जी गेम खत्म, चलो फिर मैं डील साइन कर देता हूँ। लेकिन दूसरी ये है कि क्या ईरान के पास जो ऑप्शन है जो इंक्रीजिंगली डेस्परेट है, कमजोर होने का मतलब ही होता है कि आपके ऑप्शन कमजोर हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि कमजोर ना, कि आपके पास ऑप्शन नहीं होते। सो दैट इज द क्वेश्चन, नॉट जस्ट कि अमेरिका आएगा या नहीं, इन वन वे आ चुका है। अब सिर्फ सवाल ये है कि वो जिस हद तक आ चुका है उससे ज्यादा हद तक चले जाएगा। देखिए ना, हथियार उन्होंने दिए, लोग उनके कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं, सफारती तौर पे या डिप्लोमेटिकली वो खुल्लम खुल्ला वहां प्रेशर भी बना रहे अब हैं। इससे ज्यादा जो है वो तो सिर्फ ये है कि एक बड़ा जहाज दे दें इसराइल को ताकि वो जाके डायरेक्ट अटैक कर सके उन इंस्टॉलेशंस पे। बट डू नॉट इग्नोर जो बाकी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग चीन और रूस ने कुछ कहा है, लेकिन चीन की तरफ से खामोशी, वन कीप्स वंडरिंग कि खामोशी का मतलब ये है कि वो अनइंटरेस्टेड है, खामोशी का मतलब ये है कि वो अभी बताना नहीं चाह रहे। अच्छा, चले, आई सर्कल बैक टू यू ऑन दैट एंड ऑल्सो कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ का जवाब दे दें, क्या आपको ये लग रहा है कि ये खित्ते में मजीद फैलेगी जंग या यहीं ठहर जाएगी? मेरा तो मौक़िफ़ जब से ये इस बार ख़ास तौर पे शुरू हुआ है कि ये अब फैल गई है, ये ठहरेगी नहीं। जंग की सूरत हाल कुछ भी होंगी। कल अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इजराइल किसी किस्म की, जिसको वो रजीम चेंज कहते हैं, वो ले आता है, या किसी किस्म का न्यूक्लियर उनका उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, अगर वो भी होगा तो देन हम देख चुके हैं, दुनिया भर में देख चुके हैं कि ये चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती। जिन लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं वो उनकी मेमोरी से गायब नहीं हो जाएगी। और ख़ित्ते से मुराद यहाँ सिर्फ ईरान नहीं, ख़ित्ते से मुराद जो है, जब जहाज़ जो हैं वो जॉर्डन के ऊपर से उड़ते हैं, आप तस्वीरें देखती हैं कि लबनान में शादी हो रही है और पीछे पटाखों की बजाय मिसाइल की तस्वीरें आ रही। इन सारी चीज़ों का चाहे वो फॉर्मल नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट हो, नेशनल फौजी लेवल पे, या जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, देखो ना, हमास भी कहीं से आई थी, हिजबुल्लाह भी कहीं से आई थी। सो अ लॉट कैन हैपन। ये वाला कालीन वापस रोल बैक करना कि अच्छा यार 5 दिन हुआ था, अब हमने साइन कर लिया, अब खत्मो खत्मी, मुझे तो नहीं लगता कि तारीख ऐसे होती। ठीक है आदिल साहब, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, सर्कल बैक करूंगी इसके ऊपर भी, और भी मजीद सवालात हैं। ऑल्सो विल आस्क यू कि अगर आप कहीं पे इंटरजेक्ट करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू। सलीम साफ़ी साहब, सर आप क्या कहिएगा? जैसे आदिल साहब ने भी कहा कि उनको लगता है कि इसको रोल बैक करना आसान नहीं होगा, ये फैल चुकी है। पाकिस्तान को इसके असरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो जिस तरह आदिल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अमेरिका तो ऑलरेडी अगर बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता वो इस जंग में शामिल है। इसराइल की जो क़ुव्वत है, इसराइल के जो हथियार है, इसराइल के जो हौसला है, उस सब के पीछे अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप है। और तो अमेरिका तो उस लिहाज से फ़रीक है। और ईरानी भी ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे अमेरिका भी है। तो वो तो है, लेकिन प्रैक्टिकली बराह रास्त आके अगर वो शामिल होता है
और तो उस सूरत में फिर जंग के फैलने के खदशात और भी बढ़ जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल में अभी तक जो स्टैंड है कि ईरान की सफारती और अखलाकी मदद जारी रखनी चाहिए। और आगे जंगों में ये भी होता है कि पता नहीं कि एक दिन में कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है कि उसकी वजह से सब कुछ काया पलट जाता है। तो फिर नए हालात के मुताबिक देखकर और फिर पाकिस्तान के जो इत्तेहादी है कि फिर अरब ममालिक को भी मद्देनज़र रखना होगा, फिर चीन और रूस की, मेरे ख्याल में हमें इस मामले में फिर चीन, रूस और अरब ममालिक सबकी हैसियत को देखकर अपनी पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन ईरान की अखलाकी हिमायत से हमें दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। सर, ये आप कितना ख़तरा रेलेवेंट समझते हैं जो कहा जा रहा है कि अगर ईरान तक पहुंच गए तो फिर पाकिस्तान भी अगला हदफ हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत पुरानी थ्योरी है और उसका है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान में ज़मीन व आसमान का फ़र्क भी है। ये भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान एक तो ईरान जितना आसान नहीं है, दूसरा ईरान जितना इंग्रेस पैदा किया था ईरान ने, इज़राइल ने ईरान के अंदर, उतनी इन इंग्रेस पे नहीं है। दूसरा, ईरान माजी में ज़्यादातर इन्हिसार अपने प्रॉक्सीज पे करता था, जो हिजबुल्लाह और यमन के हौसी या बाकी उसके थे। पाकिस्तान का इस तरह नहीं है। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के अपने तरीके से अपना डिफेंस कर रहा है। और तीसरी बात ये कि ईरान के साथ सारी लड़ाई तो इस चीज़ की है कि वो एटम बम ना बना दे, जबकि पाकिस्तान पहले से एटमी कुव्वत भी है। तो ठीक है, पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान पे दबाव उस सूरत में बढ़ सकता है, लेकिन हमारे और उनके हालात में फ़र्क भी है। अच्छा, आदिल साहब, डू यू एग्री विद दिस? नहीं, बिल्कुल आई डू जी। ये ऐसा बिल्कुल, स्पेशली जो आखिरी बात सलीम साफ़ी साहब ने कही कि उसका इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि कोई लिस्ट है और उसमें अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इज़ नॉट ईरान, ना उसकी जोग्राफिया वो है, ना उसकी तारीख़ इसराइल के साथ वो है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अगर ईरान को इस पिक्चर से खारिज करती हैं या वो तब्दील हो जाता है, तो आप सिर्फ नक्शा देख सकते हैं कि एक तरह से इंटरनेशनल वो जो गुफ्तगू है उसमें बैड गाइज अगर ढूंढने हैं तो पाकिस्तान उसमें आ जाता है। लेकिन आई डू नॉट थिंक सिंपल ऐसा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी। ठीक है मेमन, आपको क्या लगता है, पड़ोस तक जंग आ गई है? अगर मज़ीद इसमें ख़ित्ता इन्वॉल्व होता है, या जैसे कि सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा, आदिल साहब ने भी कहा, एक तरह से हो ही चुका है, बेशक कनेटिकली नहीं लेकिन डिप्लोमेटिकली, किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को इसके असरात से महफूज रख सकता है? क्या ये मुमकिन भी है कि पाकिस्तान अपने आप को बचा सके? देखिए लीना, पहले तो हमें दो तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर ये समझनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि जो इजराइल के इस वक्त क्या क्या हदफ है। पहला हदफ तो उनका ये था कि जो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ भी बनाई कि ईरान जो है वो न्यूक्स जो है वो ना उनको मिल सके, यानी कि न्यूक्लियर कंट्री ना बन सके। दूसरा उनका ये है कि अमेरिका को किसी ना किसी तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लें। अभी जिस तरह आदिल ने एक्सप्लेन किया कि अभी इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली खुल कर जिस तरीके से चाहता है इसराइल, वो अभी तक उन्होंने उस तरीके से नहीं अभी आया। और तीसरा हदफ उनका जो सबसे अहम है वो है रिजीम चेंज। अच्छा, अब जो अगर रिजीम चेंज वो उनके पास वो कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, अभी तो फिलहाल ज़ाहिर बात है काबिल वक्त है कहना, क्योंकि ईरान के अंदर भी जिस तरह की यूनिटी हमने देखी है जो इसराइल के अटैक के बाद, और उनकी अगर कोई लेजिटिमेट कंसर्न्स भी थी उनके लोगों के अपनी हुकूमत के बारे में, वो भी इस वक्त नहीं है, क्योंकि एक यूनाइटेड फ्रंट है। इसराइल जैसे मुल्क ने उनके ऊपर अटैक कर दिए। तो उसके बाद तो रिजीम चेंज के रेपरकशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होंगे। ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने कहा, ये काबिल ज़िक्र है, लेकिन अगर एक उधर ज़ायनिस्ट रिजीम यानी प्रो ज़ायनिस्ट रिजीम आती है तो इसका मतलब है वो प्रो हिंदुत्व रिजीम भी होगी, यानी कि इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है वो रिजीम जो होगी वो उसको भी सपोर्ट कर रही होगी। फ़िलहाल तो देखें, हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, बेशक हमारे अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं, लेकिन एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज शिया पॉपुलेशन भी है, उसके अलावा भी हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें अप्स एंड डाउन्स के बावजूद हम लोग ने उनका बहुत साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया। और इस वक्त जिस तरह खुल के हम कर रहे हैं
आप देखें कि अभी तक पाकिस्तान की अगर पॉलिसी देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उनसे बात भी करते हैं, वो उनका पैगाम भी दुनिया तक भी पहुंचाते हैं कि ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल जंग बंदी करेगा, इजराइल स्ट्राइक्स बंद करेगा तो फिर हम भी बंद कर देंगे। तो इस तरह के हम इस वक्त तो बहुत एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर रिजीम चेंज होती है तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे ये उस और क्या पॉलिसी बनानी होगी, ये पाकिस्तान उस वक्त ही जाहिर बात है अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर होगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरी कंट्रीज खासतौर पर दोस्त ममालिक जो हमारे हैं उनके साथ मिलकर इसके ऊपर डिप्लोमेटिकली काम करें और किसी न अच्छा, दोस्त ममालिक की बात कर रही थी, हमने देखा कुछ पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो बल्कि मुस्लिम ममालिक को तो इकट्ठा होकर एक फौज बनानी चाहिए और फिर पाकिस्तान को उसके अंदर बड़ा भरपूर शरीक होना चाहिए और ईरान की मदद करनी चाहिए। क्या ये जोशीले बयान है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए एक तो वैसे ही मेरे ख्याल में जो मुस्लिम उम्मा की एक मिथ है, मेरे ख्याल में ये मिथ ही है और हर मुल्क जो है वो रिलीजन की बेस पे नहीं बल्कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की बेस के ऊपर जो है काम करता है। तो ये चीज़ कहना कि मुस्लिम ममालिक सारे इकट्ठे हो जाए, और आपको मालूम है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी सेक्टेरियन इशूज़ भी हैं, ईरान के साथ किस तरीके से जो है पूरे खित्ते के अंदर कैसे रहे हैं ताल्लुकात, ये तो अब जाके काफ़ी बेहतर हुए हैं। तो एक तो वो एंगल भी है, तो मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से कि जी ये सारे इस्लामिक ममालिक है वो इस तरह की कोई चीज़ के लिए ये नहीं, लेकिन हाँ मैं ये कह रही हूँ कि खित्ते के लोग, क्योंकि देखें इवन अब रीजन के अंदर भी दूसरे ममालिक हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर खास तौर पे, उनको ये चीज़ एक रियलाइजेशन तो हुई है कि इसराइल के ऊपर तो नो इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज। मतलब कि आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क है कि जो ईरान के उन्होंने जिस तरीके से उनके स्टेट ब्रॉडकास्टर पे अटैक किया और उधर किसी मुल्क में आपने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में किसी ने कंडेम किया, किसी ने कहा कि मीडिया फ्रीडम के ऊपर अटैक हो गया, यानी कि उनके जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश, मारा भी गया और फिर गजा के अंदर जो है कितने में सेफ हेवंस होती हैं, अस्पताल हो, रेफ्यूजी कैंप्स हो, टीवी चैनल, प्रेस हो, इनको निशाना नहीं बनाया जाता है। आप ये बात कह रही हैं कल इंटरनेशनल लॉ ही नहीं अप्लाई करता तो फिर वो बाकी आप ये बात कह रही हैं, ये भी आफरीन है कि एक मुल्क के यानी इसराइल के जो सरबराह हैं वो बैठ के कह रहे हैं कि लीडरशिप है उनको तो मार देना चाहिए, उनको कत्ल करेंगे तो फिर मामले का हल निकलेगा। ये भी क्या पहली बार हो रहा है? ये क्या सब कुछ हो रहा है और आगे किस तरफ जा रहा है? मज़ीद इसको समझने की कोशिश करेंगे अगर कुछ सेंस बनाता है तो आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। ईरान इसराइल जंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आदिल साहब, बिफोर हम भट्टी साहब के पास जाएं, ज़रा एक छोटा सा सवाल हमें समझा दीजिएगा। अभी यहाँ पर रिजीम चेंज की बात हुई ब्रेक से पहले, क्या आप समझते हैं कि एंड गोल रिजीम चेंज ही है? और कल के नेतन्याहू के जो इंटरव्यू था उसने मज़ीद वाजे कर दिए, फिर इसमें बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स हमें मिल रहे थे। आप हंसेंगे लेकिन सर वो ख़बर ये आ रही थी कि ट्रंप ने मना किया इसराइल को कि नहीं रिजीम चेंज तक ना जाना, तो यहीं पे रुक जाओ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले तो ये मैं इंतजार कर रहा था भट्टी साहब की बात सुनने का। अच्छा। क्योंकि वो बड़े नोट्स ले रही हैं। I'm actually सर हम चाहते हैं कि लोगों का तजस्सुस बढ़े। We've saved best for the last। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रजीम चेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए पहला इसका जवाब ये है कि रजीम चेंज हमेशा से असली हदफ जिसको हम रजीम चेंज कहते हैं वो ही रहा है। जो इन अ वे न्यूक्लियर आए, दूसरी चीज़ें आए, शुरू से मैं अब ये कई दिहाइयों की बात कर रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ ये हुआ है कि इस बार शायद रजीम चेंज का लाइकलीहुड थोड़ा बढ़ गया। इसमें जो मैमल कह रही है कि कब्ल वक्त है, कब्ल वक्त ज़रूर है, लेकिन जो पहले था उससे मैग्नीट्यूड बढ़ गया। एक आपने देखा कि फ़ौरन जैसे ये हमले शुरू हुए इजराइल की तरफ से, तो सोशल मीडिया पे कहीं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आनी शुरू हो गई, वो चाहे रज़ा पहलवी की हो या ईरानियन डायस्पोरा की हो या दूसरों की हो। सो उनको सूंगा दे स्मेल्ड कि अच्छा शायद इस बार कोई चांस है। जो इजराइल का आपका ये उनका जो नाम है इसका राइजिंग लायन, उसका हवाला डायरेक्टली है ईरान के पुराने झंडे के साथ। उस पर एक शेर है जो उठता है, तो उसका नाम वो बड़ा क्लियर था। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्लियर किया। तीसरी चीज़ ये है कि इजराइल ये स्मेल कर रहा है और ये हकीकत भी है कि ईरान इज़ वीक। ईरान पिछले एक साल में मिलिटरीली वीक हो गया, इकोनॉमिकली वीक हो गया।
उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स वीक हो गई, उसकी जो सेकंड थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप्स हैं उसमें पेनिट्रेशन हुई, और इजराइल ने जो किया उस तमाम की वजह से एक ख्याल ये था कि रिजीम चेंज आएगी। सो आई डू थिंक रिजीम चेंज इज़ अ रियल गोल, असली गोल है। लेकिन एक खदशा यहाँ अमेरिका में भी और दूसरी जगह भी बड़ा सिंपल ये है कि रिजीम चेंज का मतलब क्या है। ये सोचना कि ये जो है जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ईरान की, ये अगर तब्दील होगी तो एक बिल्कुल प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ जाएगी, यकीनन ऐसा दैट कुड बी। लेकिन उसके बीच में भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, कि इसी हुकूमत में से जो शायद ज्यादा अग्रेसिव ग्रुप है, क्योंकि हुकूमत जब वीक होती है, जब आप पे हमले हो रहे होते हैं, तो आपके अंदर के लोग भी जो है उसका पावर स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उसमें से कोई स्ट्रक्चर आ जाए। और आखिरी चीज ये कि जो हमने सीरिया वगैरह में देखा कि जब रिजीम चेंज होती है तो एकदम रात के रात हो जाती है। आप अपना प्रोग्राम का टॉपिक आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सीरिया में अब एक रातों रात एक तब्दीली तो मेनी थिंग्स कैन हैपन। और अगर ट्रंप ने मना किया है तो इसीलिए किया है कि उनको किसी ने समझाया है कि यार ये रिजीम चेंज आउट ऑफ हैंड जा सकती है। लेकिन फॉर नेतन्याहू दैट इज क्लियरली द गोल, एंड द गोल इज कि ये नहीं कि मेरी पसंद की रिजीम आ जाएगी, लेकिन पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी कि जो भी नए लोग आएंगे उनका पहला काम ये होगा कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। आपको लगता है इसराइल इस चीज के ऊपर रोक जा सकता है अमेरिका से हटकर? सॉरी, कम अगेन। आपको लगता है इस बात के रिजीम चेंज वाले पॉइंट के ऊपर रोक हो सकता है इसराइल अमेरिका से हटकर? बागी हो या ना हो, लेकिन रिजीम चेंज इन अ वे दोनों ट्रिगर नहीं कर सकते, दोनों सिर्फ हालात पैदा कर सकते हैं जिसमें रिजीम चेंज आ जाए। ठीक है, वो सपोर्ट कर सकते हैं किसी ग्रुप को, वो एग्जिस्टिंग रिजीम को वीक कर सकते हैं, लेकिन दैट इज व्हाई इट इज अ मोर डिफिकल्ट थिंग कि जब वो खुल जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, साफी साहब के पीस के ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, हम आगे जाके ज़रा प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भट्टी साहब, ये बताइए, जो हम रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, ये अगर वर्क्स में आ जाती है, जैसे कि सब कह रहे हैं आ गया है, फिर ऑब्वियसली जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के लिए सब कितना रियल थ्रेट है? सर, आप तो इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, वहाँ पर क्या चैटर चल रही है वो भी हमें बताइएगा, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आदिल साहब आपका शुक्रिया कि आपने मैडम शेख को याद कराया। ये मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके एंड पे नहीं रख रहे हैं, ये इन्होंने रखना था। अल्लाह का शुक्र है आपके पास कुछ बातें ख़त्म हो गई। या सर वो गौरी गजनवी शाहीन को एंड पे बचा के रखते हैं ना, तो हमने अपना न्यूक्लियर मिसाइल एंड पे बचा के रखा हुआ है। यानी ये कितना मजे का सवाल कर रही थी कि अगर इसराइल बागी हो जाए तो फिर अब आदिल साहब को क्या पता बागी हो जाए तो क्या हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बहरहाल आदिल साहब आपका शुक्रिया, आप बता दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया कि आपने मैडम शेख को कहा कि एक बंदा इस्लामाबाद में भी बैठा हुआ है और इसी काम के लिए बैठा हुआ है। बात यह है मैडम शेख के मुझे ऐसा, ये एक बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया और कई दिनों से कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा दिनों तक ये काम चलेगा। ये सारे सब के सब जल्दी में गो के ट्रंप साहब ने अपना धमकियों वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है, और अच्छा? लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे जल्दियों में हैं, और अमेरिका और ये जो इसराइल का गठजोड़ है, ये जो पिछले कई सालों से इस मौके के इंतज़ार में थे, और अमेरिका और इसराइल का एक ट्रैप था और ईरान इस ट्रैप में आ गया। अंदाज़ा कीजिए कि तुलसी गबार्ड मार्च में कह रही हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस बरादरी का मुत्तफ़िका नज़रिया है कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बना रहा और इसके पास जोहरी हथियार नहीं है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 22 सफ़ाती जो रिपोर्ट है, उस जो 31 मई को सामने आती है, इसमें भी है कि ईरान के यहाँ जोहरी हथियारों का कोई प्रोग्राम नहीं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सरबराह चंद दिन पहले कह रहा होता है कि आप ईरान के जोहरी तनसीबात पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कोई न्यूक्लियर ख़तरा नहीं है। और फिर ईरान के ख़िलाफ़ अचानक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की करारदाद 19/3 से मंजूर हो जाती है। मैडम शेख, गज़ा को कब्रिस्तान बना दिया गया कि वहाँ हमास के जंगजू छुपे हुए हैं। इराक़ को खंडर बना दिया गया, सद्दाम को फांसी पे चढ़ा दिया गया कि बड़े कोई अजीब व गरीब किस्म के केमिकल के वेपन्स हैं और जो पूरी दुनिया जिनसे ख़तरा है। और इसराइल ने जुमेरात को अली शमखानी को कत्ल कर डाला, शहीद कर डाला है, आयतुल्लाह खामनाई के मशीर।
जो अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात के अहम मुज़ाकरातकार थे और जिन्होंने एक माह कबल कहा था कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं और हम इंतहाई यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसको तर्क करने के लिए तैयार हैं, उनको शहीद कर दिया है। और 2018 में आपको पता है मैडम शेख के ट्रंप साहब ने जब ईरान का जोरी मुआहदा तोड़ा था, तब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही थी कि ईरान के पास 3.67 यूरेनियम इनरिचमेंट है और आज 60% है। तो इस 3.67 से 60% तक तो फिर जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो मैडम शेख ये होना था, और क्यों होना था, ये सारा ख़त्म करना था, आखिरी कांटा था, बार बार कह रहे हैं इसराइल की राह में ईरान, और वो कांटा निकालना था, इस रास्ते से चुना जाना था। और ईरान का फ़ौजी ताकत का खात्मा था, पहले ही जो बहुत कमज़ोर हो चुकी आस्तीन के सांपों से, अपने अंदर गद्दारों से वो, और ये ज़हनों में रहे कि ईरान के अंदर ये बज़ाहिर है सारा कुछ के बड़ी यकजहती है और बड़ा कुछ है, ईरान के अंदर भी और ईरान के बाहर भी। अभी तो रज़ा शाह पहलवी की बेटी की एक यहूदी से बिजनेसमैन से शादी भी हो गई है, तो और वो बड़े बहुत अरसे से इधर बिज़नेस करने के ख़्वाह हैं, बहुत ज़्यादा उनका कंसोशियम है जो बड़े यहूदी बिजनेसमैन हैं ईरान में। तो रज़ा शाह पहलवी के बेटे बाहर तैयार हैं, ईरान के अंदर भी लोग तैयार हैं। और पहला है एटमी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा, दूसरा है फ़ौजी तौर पर इतना कमज़ोर करना कि, और इसी दौरान हार्ड जो लाइनर्स हैं ये जो इनकी ईरान की, उनका खात्मा, और वो कर रहे हैं, खा उनके आर्मी चीफ हों, खा उनके पासदारान इनकलाब हों, खा बाकी सारे हों। और तीसरा है रिजीम चेंज। और पाकिस्तान सरहद पर है, ये ज़हनों में रहे मैडम शेख, इसराइल की सरहद पर था उर्दन की सरहद पर शाम, शाम की सरहद पर इराक, इराक की सरहद पर ईरान, ईरान की सरहद पर पाकिस्तान। और तो क्या मतलब है इसका पाकिस्तान के लिए सर? क्या हाल हो गया, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको ये ज़हनों में रहे कि इस खित्ते में नेतन्याहू ने सबसे पहला जो फ़ोन किसी को बाहर किया है तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी और का मकबूजा वादी में और नेतन्याहू का गज़ा में बिल्कुल एक जैसे ही है, 19-20 के साथ तरीक़ाकार। तो हमारे लिए तो खतरा है। अगर रिजीम चेंज नहीं होता, जंग जिसके कम चांसेस हैं कंटिन्यू करती है, फिर भी हम सरहद पे हैं। और अगर ये रिजीम चेंज हो जाता है तो फिर भी हम सरहद पे हैं। अब जल्दी से बता दें मुख्तसरन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अगर आप समझते हैं इतना बड़ा खतरा है तो? मैडम शेख, हमें तो फूंक फूंक के कदम चलने चाहिए। हम तो किसी जोगे नहीं, हमारा तो इतना ही हो जाए कि IMF हमसे लेफ्ट राइट हो जाए तो हम फारिग हो जाएंगे। हमें फूंक फूंक के कदम चलने चाहिए। ट्रंप साहब की नाराज़गी नहीं लेनी चाहिए। और ये जो ज़बानी जमा खर्च, ये डरी डरी सहमी सहमी मुज़म्मतें हैं और हमदर्दियाँ, वो करते रहना चाहिए। ट्रंप की नाराज़गी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, ये भी बता दें, आपने कहा ईरान झांसे में आ गया, मैं अज्यूम ये कर रही हूँ, आपने कहा वो जो न्यूक्लियर डील करके तो झांसे में आ गया या उसके लिए बैठा मुज़ाकरात के लिए, तो क्या करता सर? मैडम शेख, मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब रास्ते में कत्ल हो गए। बहुत चांसेस थे उनके पास बेहतर हिकमत अमली के, होना वही था, उनको तब्दील करना था। सद्दाम हुसैन बेहतर हिकमत अमली कर जाते तो इराक बच जाता, बशारुल असद साहब निकल जाते तो शाम बच जाता। यहाँ इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे। 60 दिन के अंदर ट्रंप साहब के जाके बैठ जाते। जो भी एक पंजाबी का फिक्र है, डंग टपाना, जब मुश्किल वक्त हो तो वक्त गुजारना, वो नहीं गुजार पाए। हमारी शराइत पे मुआहदा हो। सर वो डंग तो टपा रहे थे, छठी मीटिंग थी जब उससे पहले हमला हो गया ना। क्यों मैडम शेख, जब तो खुद ही का वक्त गुजारो तो वो वक्त गुजार रहे थे। ट्रंप साहब ने जब 60 दिन दिए मैडम शेख, तो क्या कहते हैं? तो फिर उस 60 दिन में खत्म करते किस्सा, जो कुछ 19-20 करते, आप मुआहदा करते, साइड पे हो जाते। ये इंटरेस्टिंग है। आदिल नजम साहब, सर इसके ऊपर जरा रहनुमाई कीजिएगा, क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले तो क्या ईरान से ये थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई, जो भी उनको डील ऑफर हो रही थी या जिस तरह भी कह रहे थे अमेरिका वाले, उसके ऊपर मान जाना चाहिए था?
मिसकैलकुलेशंस हुई, कई हुई, और ये भी दुरुस्त है कि शायद थोड़ा सा वो झांसा था जो ये न्यूक्लियर टॉक्स थी आखिरी वाली, और उसकी वजह से इजराइल को एक टाइम मिल गया, क्योंकि अगर अमेरिका को पता था, जो यकीनन पता था, तो वो जंग से एक दिन पहले नहीं पता था, उससे कहीं पहले से पता था। लेकिन एक मैं सिर्फ गुजारिश ही करूंगा कि ईरान ने 6 टॉक्स नहीं 50 साल गुजारे। जो ये जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा ये जाएगा 50 साल से ये चल रहा है। रजीम चेंज की बात जो है शुरू हुई थी जिमी कार्टर के बाद। आप शायद पता नहीं उसमें आपके देखने वाले पैदा हुए। सो इन द लॉन्ग एंड ऑफ हिस्ट्री, और जब आप किसी ऐसी मुल्क से या किसी ऐसी सिविलाइजेशन से कर रहे हैं बात जिसके पास 5,000 साल है, तो वो तारीख को बड़ी फर्क तरीके से देखती है। एक रजीम चली भी जाए, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ये खत्म होने वाली नहीं है। ये मार्का खत्म हो सकता है, एक हुकूमत नहीं आ सकती, लेकिन ना यादें खत्म होती हैं, ना मुज़ाहमत ख़त्म होती है। भट्टी साहब की एक जो ख़ास बात जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा, आजकल क्योंकि हम टीवी पे मैप बहुत देखते हैं इलाके का, तो एक क्योंकि खबरें आती हैं तो साथ नक्शा लगा होता है, तो आपको नक्शे पे नज़र आता है कि अगर इजराइल एक छोटा सा डॉट है, उसके इर्द गिर्द जितने ममालिक थे जिससे उसको कभी ख़तरा था 65 में या उससे पहले, वो एक तरह से या दूसरी तरह से ज़ेर हो गए या शक्र हो गए। बिल्कुल, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो जो नियरली अब इन्वॉल्व हो गया है, चाहे वो एक हद तक सऊदी अरेबिया हो, नॉट इंटायरली, ऊपर इराक हो, ईरान वॉज द वन थ्रेट। आई डू अग्री विद माई कॉलीग्स कि पाकिस्तान का इसमें इम्पैक्ट होगा, लेकिन आई डोंट थिंक वो इम्पैक्ट वो है कि डोमिनोज है कि एक गिरेगा तो उसके बाद अगला गिरेगा। वो इम्पैक्ट किसी और तरह का होगा, क्योंकि जैसे कहा गया पाकिस्तान जो है वो ईरान नहीं है, उसकी मिलिटरीली भी फ़र्क है, दूसरी तरीक़ा से भी फ़र्क है, लेकिन ख़ित्ते पे जब हम अमल करते हैं तो अब अगर ईरान इतना डेस्परेट है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? लेट अस अज्यूम कि अमेरिका आ जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? या ये वो कहेगा अच्छा जी ख़त्म, या ये वो कहेगा कि अच्छा मेरे पास जो माठा मूठा बॉम्ब है मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ, डर्टी, वो जो आप स्प्रिंट पता नहीं कर सकता है या नहीं, या वो कहेगा कि बहरे हरमुज जो है वो मेरे पास एक थ्रॉटल रैक है, मैं इसको एस्केलेट करके दूसरे मुल्कों को भी फोर्स कर देता हूँ कि वो भी बीच में आ जाए। या वो कोई अभी वो होप ये कर रहा है कि जो 20% मिसाइल उसके पहुंच रहे हैं वहाँ इजराइल तक, उनमें कोई ऐसे हदफ को पालेगा जिससे कोई बड़ी चीज हो जाएगी। बट नो ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन, हालात यकीनन बहुत बुरे। देन व्हाट इज अ गुड और बेटर ऑप्शन? इस वक्त तो नहीं नजर आता, इस वक्त नजर नहीं आता। बेटर ऑप्शन ये था कि किसी तरह, लेकिन जो पर्दा था अमेरिका पे, उसका एक फायदा ये था कि अमेरिका फिर एक्ट कर सकता था कि जी हम मीडिएट करके इजराइल को भी थोड़ा पीछे कर देते हैं। इस वक्त मुझे ये नजर नहीं आता कि कौन ऐसा है लेजिटिमेट मीडिएटर। इसलिए मैं चीन और रूस का जिक्र करता हूँ कि अमेरिका ने तो साइड लेके अपने आप को निकाल दिया ना एक तरह से गेम से। बिल्कुल सही। अच्छा नजम साहब, ये भी बताइएगा, अभी हमने यहाँ पे बात की ट्रंप की नाराज़गी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, फिर ये सजेशन है ट्रंप को नाराज़ नहीं करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान को इस तरह का करना चाहिए, और आपकी तजवीज़ क्या है? दरवाजे के ऊपर आ गई है, साथ खड़ी है हमसायों में जंग, अगर उस तरह से असर नहीं भी होता तो पाकिस्तान को फिर भी किस तरह से अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए, अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहिए कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहे? देखिए, एक सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, दूसरा ये कि क्या कर सकता है। जो असली हमारे लिमिटेशंस हैं वो ये कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो बहुत मुख्तसर है। जो हम कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते। अगर वो, मेरा भी महमल की तरह ख्याल यही है कि मुस्लिम उम्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर कोई इस किस्म की अकेले हम नहीं कर सकेंगे, वो या OIC को या दूसरे अरब ममालिक को, क्योंकि वहाँ भी तो तशवीश है ना, वो जितनी उनकी पॉलिटिक्स हो वो भी ये देख रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं अच्छा अगर कल ईरान गिर जाता है तो फिर हमारे लिए इसका क्या मतलब है। सो अकेले तो हम नहीं कर सकते। जो हम कुछ अकेले कर सकते हैं, आई थिंक हमारा स्टैंड हैज़ बीन राइट। आवर स्टैंड हैज़ बीन राइट इन सम वेज। मैं पेशेंट गोई नहीं करता, ना मेरे पास कोई खबर है, साफी आपके दो सारे बाकी मेहमान हैं, खबर मेरे पास नहीं है, सिर्फ मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि इन अ वे पाकिस्तान अगर कुछ कर सकेगा तो मे बी एक मीडिएटिव रोल कर लेगा। किसी को पैगाम ले जाना होगा ट्रंप के पास। अच्छा। अगर ट्रंप एज मीडिएटर अपने आप को खारिज कर सका है तो कोई पैगाम्बर होगा
क्या वो हल कर सकता है, क्या वो किसी तरह कोई रोल प्ले कर सकता है बिटवीन चाइना एंड अरब ममालिक एंड अमेरिका? आई डू नॉट नो। लेकिन उससे ज़्यादा इस वक्त जो है पाकिस्तान को सिर्फ वही करना चाहिए जो पाकिस्तान को हमेशा करना चाहिए, अपने अंदरूनी हालात को मजबूत करना चाहिए, अपनी अंदरूनी यूनिटी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो कुछ और हमने यहाँ फिर देख लिया है कि ताकत उसके पास होती है जिसके पास अंदरूनी मजबूती होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, मजीद भी इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं सलीम साफी साहब करेंगे और महमल वांट्स टू से समथिंग एज वेल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के क्या असरात हो सकते हैं ऊपर अगर जो खित्ते में जंग फैल जाती है, जो अभी तो इसराइल और ईरान तक महदूद है, इसी के ऊपर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, सर आपने गुफ्तगू भी सुनी बाकी सबकी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें साथ ये भी कहिएगा। हम जो रजीम चेंज के थ्रेट को इस वक्त तक तो परसीव ही कर रहे हैं, आपके ख्याल में कितना दूर है ये या कितना नज़दीक है रजीम चेंज का थ्रेट? मेरे ख्याल में इतना नज़दीक नहीं है, और उसके लिए अगरचे कोशिशें हो रही है इजराइल की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी और बाकी वेस्ट की तरफ से भी, लेकिन इतना नज़दीक नहीं लगता वो, क्योंकि ईरान से बाहर अगर कोई डायस्पोरा में आवाज़ें हैं तो वो होंगी, या रज़ा शाह पहलवी के बेटे का जो कुछ है वो होगा, नाम अगर सामने आ रहा है। लेकिन ईरान के अंदर इस जंग ने बड़ी यूनिटी पैदा कर दी है, और ओदा पार्टी को, जिसको खुद इस हुकूमत ने बैन कर दिया था, उन्होंने भी इजरायली जारहियत की मजम्मत की है। अच्छा, अभी जैसे आदिल नजम साहब कह रहे थे पहले उसमें कि जो इंटरनल कुछ वेव्स बन रही होती हैं जब इस तरह रजीम चेंज की बातें हो रही होती हैं, बाहर से साजिशें हो रही होती हैं, उसमें आपकी इसके ऊपर ज़रा मुख्तलिफ सोच है। अगर आप उनको कुछ कहना चाहें, जवाब देना चाहें तो। आपने कल कहा था कि आपको नहीं लगता इंटरनली ऐसी कोई भी कोशिश या साजिश हो सकती है। वो वेव्स मौजूद हैं, आदिल साहब ठीक कह रहे हैं, और ख़ुद बहुत सारे लोग ईरान के अंदर ऐसे थे जिनकी अपनी ये जो हुकूमत है इसके बारे में मुख्तलिफ राय भी थी, और कुछ जो मुआशरती पाबंदियाँ थी उस पाबंदियों से भी एक नौजवान तबका उसकी एक बड़ी तादाद तंग थी। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस हमले ने उनके अंदर एक बड़ी यूनिटी भी पैदा कर दी है। ओके। अच्छा आदिल साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, आई नो आपको जाना है तो हम आपको जल्दी छोड़ भी देंगे, बट ये सवाल भी साथ साथ कि ये जो G7 इजलास के बाद एलामिया हुआ है, इसने जो इसराइल के दिफा के हक़ को तस्लीम किया है, ये क्या सिग्नल देता है? मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट सिग्नल है। आई वॉज होपिंग कि G7 से जो भी चीज़ आएगी, और उसमें हमने कई उसके ड्राफ्ट देखे, वो थोड़ी सी ज़्यादा लेवल हेडेड होगी माजी से, सिर्फ इसलिए कि हमने यूरोप में भी खुसूसन देखा एक हल्का सा टिल्ट हो रहा है वापस एंटी इसराइल तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन इसराइल की जो जारियत है गज़ा में, उसके ख़िलाफ़ हमें एक वेव नज़र आ रही है। एंड आई थॉट दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ वे। ये बड़ा ट्रेडिशनल चीज़ आई है G77 से। एक मैं अगर आखिरी जाते हुए कोई बात कही दूं, हालांकि हम एक कहानी नहीं, हम कई कहानियां देख रहे हैं, और उसमें शायद एक छोटी कहानी ये है कि क्या G7 अगली बार होगी भी या नहीं, G6 होगी, कभी थोड़ी देर के लिए वो G8 हो गई थी। हम एक जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसको बिखरता हुआ देख रहे हैं। एक हम जो बड़ी कहानी देख रहे हैं वो सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है, वो अमेरिका एज अ ग्रेट पावर की तब्दीली की है। कि क्या ट्रंप का नतीजा ये निकला है कि अमेरिका को अब बाकी दुनिया भी एज ग्रेट पावर नहीं देखती है उसको, वो जब एक साइड ले लेता है। तो हम एक ऐसे, आई विल ओनली लीव विद दिस थिंग, कई बार मेरी साफी साहब के साथ खुसूसन इस पे बात हुई है कि दुनिया का जो तजब्जुब है, ये तमाम उसके असरात हैं। जो हमने पाकिस्तान भारत में देखा वो भी उसका एक हिस्सा था, जो हम यूक्रेन में देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे हटके किसी और प्लेनेट से देख के इस दुनिया को देखें, तो ये तब्दीलियां जो हैं इनके डॉट्स अब मिलने शुरू हो गए हैं। एंड दैट इज़ वाई सीट बेल्ट बांधे रखें, क्योंकि ये वाला स्कर्मिश खत्म होता है या नहीं, लेकिन दिस लार्जर चेंज ये जाने वाली। तो इसका हम क्या मतलब लें? क्या अब
गांव का एक चौधरी नहीं होगा, मल्टीपल चौधरी, और हर कोई अपनी दुनिया बसा के बैठेगा और उसके अंदर बड़ा खुश होगा। एक चौधरी का जमाना काफी अरसे पहले खत्म हो गया था, कई और बड़के लगाने वाले गंडासे लेके आ गए। एब्सोल्युटली। चाहे वो चीन हो, भारत सोचता था कि मेरे पास भी थोड़ा सा गंडासा है, उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सो ये जो टर्बुलेंस होती है, जो असली, वो ये नहीं है कि कहाँ वो ऊंट करवट बैठेगा, लेकिन जब आप अगर कभी ऊंट पे बैठी हो ना, जब वो उठता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम वो होता है। करवट बैठने पे फिर स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन जब सब कुछ तब्दील हो रहा होता है, और उसमें जो सब ने कहा कि पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए, उसमें जो है जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियां जो हैं उनके लिए तमाशाई होना ज्यादा अच्छी बात है बनिस्बत के वो भी अपना कोई तलवार लेके आ जाए मैदान में। ब्यूटिफुली पुट, आई एम श्योर। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं, बट इतनी सादगी से, इतने बिल्कुल लेमैन टर्म्स में हमें समझाया। थैंक यू सो मच आदिल नजम साहब आपके वक्त के लिए। बट बाकी तजियाकार अभी यहीं बैठे रहें क्योंकि आपके लिए टाइम ख़त्म नहीं हुआ है। महमल, आप कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, प्लीज़ आप वो भी ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही साथ ये बताएं कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। आपको पता है एक पाकिस्तान से मुतल्लिक भी इवन इंटरनेशनल जरीदों ने भी उठा ली कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपना जो एटमी ताकत है वो अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो उसका इस्तेमाल करेगा। ऑब्वियसली हम हर फोरम से, हर प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है। जंगों में फेक न्यूज़ का बाजार गर्म होता है, कैसे तोड़ हो इसका? देखिए ना, पहली चीज़ तो मैं ये ऐड करना चाह रही थी, जो मैं बात करी थी रिजीम चेंज की कि क्यों काबिल वक्त है, क्योंकि देखिए इसके अंदर दो तीन चीज़ें ना, वैसे तो ये एक आइडियल टाइम इसराइल को लग रहा है कि शायद इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जिस तरह आदिल ने भी कहा कि वो तो पिछले कोई 50 साल से रिजीम चेंज की तैयारियाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और फिर जब से इनकी रेवोल्यूशन के, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद तो हम कब से ये सारी चीज़ें जो है वो सुन रहे हैं। लेकिन और इस वक्त जो है, क्योंकि जो प्रो ईरान कंसिडर की जाती थी फोर्सेज, यानी कि अगर आप असद की गवर्नमेंट सीरिया के अंदर देख लें, अगर आप हूतीस को देख लें, अगर आप जो हिजबुल्लाह को देख लें, तो जिस तरीके से उनके साथ डील किया गया, उनको ख़त्म किया गया, वहाँ पर जो चेंजेस लाई गई, तो इस वक्त एक परफेक्ट आइडियल टाइम लग रहा था इसराइल को कि वो रिजीम चेंज करेगा। लेकिन जिस एक तो 1.5 साल उन्होंने गजा के अंदर जो जेनोसाइड कमिट की है, उसकी वजह से भी एक फ़िज़ा भी तब्दील हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि जब इसराइल ने अनप्रोवोक्ड अटैक एक ईरान पे किया, जबकि ईरान एक निगोसिएशन यानी कि वो कर रहा था, और संडे को उनकी बातचीत होनी थी, तो उस वक्त उसको सारा कुछ ये करके जिस तरीके से अटैक किया गया, जैसे मैंने कहा, तो इसलिए वहां पर कबल अज़ वक्त, इसलिए ये नहीं कोई कह रहा कि हो नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या अभी उसके लिए वहां पर कोई मौसर टाइमिंग इस तरह है कि की जिस तरह हम बात करें कि यूनिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि जो मुस्लिम उम्मा की मैं बात कर रही थी कि बिल्कुल मुस्लिम उम्मा तो एक मिथ है, लेकिन गल्फ कंट्रीज, जाहिर बात है वो तो मुसलमान ममालिक हैं, वो इकट्ठे हों और पाकिस्तान के थ्रू अगर वो कोई चीज एक फ्रंट ये बना के, डिप्लोमेटिक फ्रंट बनाकर, तो डेफिनेटली उसे ठीक है। मैं सॉरी, वक्त हमारे पास जरा मुख्तसर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बात की, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है एक्चुअली हमने बहुत सही तरीके से, इस तरह इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर से बढ़कर तो कोई इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं दे सकता, उन्होंने खुद इसके ऊपर और बताओ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने सही डिबंक किया। थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको समझाया। आगे बढ़ते हैं। सलीम साफी साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि ट्रंप ने जो बयान दिया खाली करवाने का तेहरान, उसके ऊपर चीन ने कहा है कि जी शोलों को हवा देना है, तेल छिड़कना है, दबाव बढ़ाना, कशीदी में कमी के लिए मदद की बजाय इसमें शिद्दत फैलाने का इक़दाम है अमेरिका का। क्या ये चीन का मौक़िफ़ दुरुस्त है? बिल्कुल चीन का मौक़िफ़ दुरुस्त है। जिस तरह मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, आप या तो फरीक होते हैं या फिर सालिस होते हैं। तो एक तरफ ट्रंप चाहते हैं कि उनके ज़रिए मुज़ाकरात हों, उनके ज़रिए वो मसले का हल निकले, और दूसरी तरफ वो वाज़े तौर पर इजराइल के साथ खड़ा नज़र आता है। सर वैसे ये भी बताइएगा, क्या आपको चीन भी गैर मामूली तौर पर इसमें खामोश लगा और उसकी वजह क्या? नहीं, चीन का अपना तरीका है। चीन का तरीका हमेशा ये कोई ट्रंप वाला नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि वो इन हालात से सरफ़े नज़र करके एक तरफ आराम से बैठे हुए हैं। वो रूस बड़े गौर से सारी डेवलपमेंट को देख रहे होंगे और मुनासिब वक्त पे अभी भी वो सिर्फ सफारती फ्रंट पे एक्टिव है। और सफारती फ्रंट पे ये अगर चीन ने जब बयान दिया है तो ये उनको जवाब भी दिया है अमेरिका को। ठीक है, थैंक यू सो मच सलीम साफी साहब। आगे बढ़ते हैं जल्दी। साहब आपसे सवाल हो रहा है
कि हमेशा देखा गया है कि मंसूबों के नाम सियासी शख्सियात के नाम पर होते हैं। क्या सरकारी मंसूबों को सियासी शख्सियात के नाम से मंसूब करना सियासी तशहीर है या जायज़ रिवायत? ये तो कोई आला किस्म लगती है खुशामद की, ये तो कोई आला किस्म लगती है जी हजूरी की। और इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ क्या हो सकता है कि आप यानी ज़िंदा लोग फिर रहे हैं और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर कोई हॉकी का ग्राउंड है उसका नवाज शरीफ साहब के नाम पर है, तो क्या नवाज शरीफ साहब कोई इंटरनेशनल हॉकी के प्लेयर रहे हैं? कैंसर का हॉस्पिटल के जो नवाज शरीफ साहब के नाम है, 7 मंसूबे हैं जो नवाज शरीफ साहब के नाम है इस बजट में पंजाब में। इसी तरह आप भुट्टो फैमिलीज़ की तरफ चले जाएं तो धड़ाधड़ उनके नाम है। क्या ये इनके अपने पैसों से ये सारे मंसूबे बने हैं? अगर तो अपने पैसों से बना रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर रखें अपने नाम। और अगर आपने इज्जत देनी है तो किसी एक मंसूबे का नाम रख दें कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, नवाज शरीफ साहब का। आप चप्पे चप्पे पे नवाज शरीफ पार्क, शहबाज शरीफ पुल और अंडरग्राउंड और फलाना, यानी अब तो मेरे घर के बाहर तख्ती लगा दें नवाज शरीफ हाउस या शहबाज शरीफ हाउस। कि हमारी कौम के पास इतनी तारीख में उतार चढ़ाव रहे हैं कि सिविलियन लीडरान और सिविलियन रोल मॉडल बड़े कम रहे हैं, तो क्या करें वो? जब नहीं, रोल मॉडल बड़ा लफ्ज़ है, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। मैंने सिविलियन रोल मॉडल कहा, आप उससे पहले वाले लफ्ज़ को भी गौर करें सर। मैं कह रहा हूँ कि रोल मॉडल एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। नेल्सन मंडेला साहब रोल मॉडल थे, रहनुमा थे, लीडर थे। इनका हाल तो देखें ना, इसमें जुगत तो खैर नहीं आती मैडम शेख, इनका हाल देखें, ये कर क्या रहे हैं? ये हमारे पैसों के साथ, आपको अगर एहसास नहीं है तो आपकी मर्जी है, हमारे पैसों के साथ अपने नाम रख रहे हैं, हमारे गरीबों के साथ, हमारे गरीबों के टैक्सों के पैसे। तो क्या आपने मजाक बनाया? कोई नहीं इनको पूछने वाला इस मुल्क में के साथ हर कोई राशन का थैला है, उस पे भी एक साहब की तस्वीर है। ये अजीब है, ये जो तस्वीरें लगाने वाला रिवाज है ना, ये थोड़ा सा अजीब है। डेंगी का कोई इश्तिहार है, उस पे भी एक साहब की तस्वीर है। और लंबे लंबे 60 सफ़ों के इश्तिहारात हैं और पैसे हमारे लग रहे हैं। ये जो आपने आखिरी पॉइंट उठाया, इसमें तो दम है। थैंक यू भट्टी साहब, ज़्यादा बात करना चाहते थे आपसे, लेकिन हमारे पास वक्त आज इतना ही था, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।